क्रिया शरीर पार्ट 2 के अंतर्गत वैदिक क्षमत्व ये टॉपिक दिख रहे थे। आज हम वैदिक क्षमत्व से रिलेटेड चौथा और आखिरी लेक्चर देखेंगे। हम देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंट नंबर 7 में बल के प्रकार देखे थे। बल के 3 प्रकार जो होते हैं, सहज, खालज और युक्तिकृत। उसके बाद हमने देखा था कि बल और रुद्धिकर भाव क्या होते हैं, उसी के अंतर्गत आज हम पॉइंट नंबर 8 देखेंगे, उत्तम वैदिक क्षमत्व व दोष वैषम्य। इससे रिलेटेड जो श्लोक है उसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1/20। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के पहले अध्याय का 20वां श्लोक। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यता अरोगता। इसका जो अर्थ है वो काफी साफ है कि रोग आरोग्य के भेद इसमें बताया गया है कि रोग किसे कहते हैं और आरोग्य किसे कहते हैं, यानी अरोगता किसे कहते हैं, ये इसमें बताया गया है। इसमें कहा गया है कि वात पित्त कफ इन तीनों दोषों की विषमता या विषम अवस्था का नाम रोग है। अर्थात दोषों के विषम हो जाने से किसी न किसी प्रकार का रोग हो जाता है, और जब उक्त दोष समान स्थिति में रहते हैं तब आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ काफी साफ है कि जो दोष होते हैं वो हमारे शरीर में सम अवस्था में चाहिए। अगर सम अवस्था रहती है तो आरोग्यता रहती है। अगर इनमें विषमता हो जाती है, अगर ये कम ज्यादा हो जाते हैं तो उसके वजह से व्याधि की उत्पत्ति होती है। अब प्रैक्टिकल व्यू देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की प्रकृति जो होती है वो एक दोषज होती है, द्वंद्वज होती है, या रेयरली हमें त्रिदोषज प्रकृति मिलती है। तो इसमें अंतर्गत सिर्फ जो त्रिदोषज प्रकृति है उसमें विषमता होगी और उसके बाद रोग उत्पन्न होगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन एक दोषज और द्विदोषज प्रकृति, इनमें तो नॉर्मली ही देखा जाएगा तो एक दोषज में एक प्रकृति जो दोष है उसका प्रमाण ज्यादा है और बाकी जो दो दोष है उसका प्रमाण कम है, जबकि द्वंद्वज प्रकृति में 2 दोषों का प्रमाण ज्यादा है और एक दोष का प्रमाण कम है। तो ये तो पहले से ही विषम है। अब ये विषम है, इसका मतलब ये अनारोग्य है क्या? तो नहीं, ये उनकी जन्मजात प्रकृति। आपको पता है कि प्रकृति जो होती है वो जन्म से ही रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जन्म से मिलने वाली प्रकृति होती है, ये आरोग्यता ही होती है। ओके, इसमें जो हमें मिली है जिसमें पहले से विषम अवस्था है, यह अनारोग्यता नहीं है इसमें। लेकिन अगर विषमता होती है किसी कारणवश तो उसको हम दोष कह सकते हैं, अनारोग्य कह सकते हैं, या रोगों का कारण कह सकते हैं। अगर आपको पता है कि एक दोषित प्रकृति जो जिसकी होती है, एकल प्रकृति होती है, जिस दोष का उस व्यक्ति में ज्यादा अंतर्भाव होता है उस दोष के रोग उस व्यक्ति को ज्यादा होने की चांसेस रहते हैं क्योंकि उसका प्रमाण ज्यादा रहता है। जबकि जो दूसरे दोष होते हैं उसका प्रमाण कम रहता है तो उसके उतने रोग नहीं होते, या फिर उसके लिए हेतु सेवन जो लगता है वो ज्यादा लगता है। द्वंद्वज प्रकृति में यही बात होती है कि द्वंद्वज में भी जो प्रधान है और अनुबंध है उसकी वजह से रोग उत्पन्न होने का कारण ज्यादा रह सकता है। जो तीसरा दोष है उसके कम तीसरे दोष की कम व्याधियां हो सकती है, लेकिन उसका भी अगर हेतु सेवन रहा तो व्याधि उत्पत्ति हो सकती है। तो जो हमें जन्म से प्रकृति मिलती है वो प्रकृति रहती है, उसके बारे में यहाँ नहीं कहा गया है। इसके बाद अगर जो प्रकृति मिली है उसके बाद अगर दोष में कम ज्यादा होता है, विषमता होती है, तो उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ओके, तो यही इस श्लोक में बताया गया है। उसके बाद दोष वैषम्य के कारण, अगर ये दोष वैषम्य होते हैं, दोष का प्रमाण अगर कम अगर ज्यादा होता है तो वो किस वजह से होते हैं, तो उसके कारण है अयोग्य आहार तथा अयोग्य विहार। तो इसके बारे में हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे क्योंकि ये पॉइंट हम बहुत बार देख चुके हैं कि अयोग्य आहार और अयोग्य विहार। इसके लिए आप अष्टांग हृदय का ही जो तीसरा अध्याय है, दूसरा और तीसरा अध्याय दिनचर्या तथा ऋतुचर्या, वहां पे इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाएगा कि अयोग्य आहार और विहार ऋतु के अनुसार तथा दिन के अनुसार कौन से होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी के अंतर्गत एक श्लोक आया है, दोष दुष्य समूर्छना जनितो व्याधि। दोष
दुष्य समूर्छना जनितो व्याधि। इसमें इसका मतलब ये होता है कि जब दूषित दोष दुष्य के संपर्क में आते हैं तब व्याधि की उत्पत्ति होती है। दुष्य जब दुर्बल होते हैं तभी दोष दुष्य समूर्छना हो सकती है। तो दोष आपको पता है कौन से है, लेकिन ये जब दूषित हो जाती है किसी कारणवश, ओके, किसी भी कारणवश अगर वो ये दूषित हो जाते हैं तो दुष्य को यानी धातु और मल को जो उनकी दूषित करने की टेंडेंसी रहती है, तो ये दूषित दोष दुष्य को दूषित करते हैं और उसकी वजह से व्याधि की उत्पत्ति होती है। और उस जो सम्मिलन होता है दोष और दुष्य का, उसको कहते हैं सम्मूर्छना। ओके, सम्मूर्छना मतलब दोष और दुष्य अगर दो केमिकल कंपोनेंट है और उसकी एक दूसरे के साथ पास आने के बाद जो केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसकी वजह से जो बाय प्रोडक्ट बनता है, जो डिजीज बनता है, प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट बनता है, उस रिएक्शन को सम्मूर्छना कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कहा गया है कि दोष जो होते हैं और दुष्य उसकी समूर्छना तभी होती है जब दुष्य जो होते हैं यानी धातु और मल जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं। तब अगर वो सबल होगी, अगर वो उत्तम होगी, अगर वो सारवान होगी, तो उस वक्त दोष और दुष्य इसकी समूर्छना नहीं होगी। भले ही दोष ये दूषित हो चुके हो, फिर भी अगर आपके दुष्य ये सबल होते हैं तो समूर्छना वहां पे प्राप्त नहीं हो पाती, अपितु ये सारवान धातु और मल जो दूषित दोष है उसको ठीक करने का कार्य वहां पे करते हैं। तो इसीलिए अगर आपका आहार और विहार योग्य रहेगा तो उसकी वजह से आपकी ये जो वैदिक क्षमता है वो अच्छे से बिल्डअप होगी, अच्छी रहेगी, क्योंकि धातु अच्छे से बनेंगी और वो अच्छे से रहेंगी तो आपको किसी भी प्रकार की व्याधि की उत्पत्ति नहीं होगी। इसीलिए आहार और विहार योग्य रहना आवश्यक है। अब इसके बाद इसी के अंतर्गत कहा गया है कि वैदिक क्षमत्व और दोष दुष्य समूर्छना। हमने थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन देखा था उसी चीज को यहाँ पे डिटेल बताने की कोशिश की गई है कि धातु उत्तम सार होगे तभी धातु से निर्माण होने वाले अवयव बलवान होंगे। ऑब्वियसली है, जो शरीर के अंतर्गत के जो अवयव है अलग अलग प्रकार के रस वस्त्रतस, उसके बाद रक्त वस्त्रतस, उसके मूल स्थान है, ये धातु से ही बनते हैं। रस रक्त मांस से ही अवयव बने हुए हैं। ओके, उसको मेद का सहारा है, अस्थियों का जो पंजर होता है उसी के ऊपर, उसी के अंतर्गत ये अवयव रहते हैं। तो ये सभी जो अवयव हमारे बने हैं वो एक्चुअली धातु ही है। ओके, तो अगर धातु उत्तम सारवान रहेंगे तो धातु से निर्माण होने वाले जो अवयव होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, वो भी सारवान रहेंगे, बलवान रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। उत्तम धातु सारता होने पर धातु का वैदिक क्षमत्व उत्तम रहता है। अगर आपके धातु उत्तम सारवान हो गया तो उस के कारण उस धातु का जो वैदिक क्षमत्व रहेगा, स्पेसिफिक उस धातु का वैदिक क्षमत्व, अगर जो धातु उत्तम सार है उस धातु का जो वैदिक क्षमत्व रहेगा वो उत्तम रहेगा। अगर सभी धातु उत्तम सार है तो सभी धातु का वैदिक क्षमत्व उत्तम रहेगा, तो व्यक्ति उत्तम वैदिक क्षम होगा। वैदिक क्षमत्व अच्छा होने पर अयोग्य आहार विहार के कारण दोष वैषम्य होने के बाद भी उत्तम सार धातु के कारण दूषित दोषों की बलवान धातु के साथ समूर्छना नहीं हो सकती, वह व्याधि का प्रतिकार किया जा सकता है। जो मैंने अभी बात कही वही यहाँ पे कही गई है कि वैदिक क्षमत्व अगर आपका अच्छा होगा तो योग्य धातु, उत्तम धातु और वैदिक क्षमत्व ये एक ही जो कॉइन है उसकी टू साइड्स। अगर आप उत्तम धातु सार रहोगे तो आपका वैदिक क्षमत्व अच्छा रहेगा, अगर आपका वैदिक क्षमत्व अच्छा रहेगा तो उत्तम धातु रहने के लिए मददगार होगा। तो अगर आपका वैदिक क्षमत्व अच्छा होगा तो योग्य आहार विहार के कारण जो दोष वैषम्य होते हैं, दोष जो होते हैं वो दूषित होते हैं, उसके बाद भी उत्तम सार के कारण दूषित दोष
दूषित दोष और दुष्य यानी धातु और मल, इसकी समूर्चना नहीं होगी। और दूषित दोषों के बलवान धातु के साथ जो समूर्चना जो होती है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो दुष्य है वो बलवान है। अगर दुष्य बलवान है तो दूषित होने के बाद भी दोषों की उसके साथ समूर्चना यानी उसके साथ रिएक्शन, उसके साथ जो भी उसका गठबंधन होता है वो नहीं हो पाएगा। और ऐसा ना होने के कारण व्याधि का प्रतिकार किया जाएगा। जो भी बॉडी के ऊपर व्याधि का अटैक होता है उसका प्रतिरोध किया जाएगा। ओके, उसको रेजिस्ट किया जाएगा। तो ये कब होगा? जब आपके धातु उत्तम सारवान होते हैं तभी। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असार धातु वैदिक समत्व। पहले हमने देखा कि अगर आपके धातु सारवान होते हैं तो उसके वजह से उसकी दोष दुष्य समूर्चना कैसे नहीं हो पाती। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आपके धातु असार है तो उसका और वैदिक समत्व इसका क्या संबंध होता है? तो संबंध साफ है। असार धातु रहेंगे तो उस व्यक्ति को पुनः पुनः रोगों की उत्पत्ति होगी। असार धातु का वैदिक समत्व कम होने के कारण दूष्य दोष असार धातु के साथ समूर्छना कर, दुष्ट दोष असार धातु के साथ समूर्छना कर व्याधि निर्माण करता है। ओके, अगर असार धातु है तो असार धातु, कोई भी धातु असार होगा या फिर सभी धातु असार होगा, तो उस वक्त जो दुष्ट दोष है, जो किसी कारण दूषित हो गए हैं, उस असार धातु के साथ जल्दी समूर्चना कर सकते हैं और समूर्चना उनकी हो जाएगी और उसके कारण व्याधि का निर्माण होगा। तो हमने यहाँ पे दो प्रकार की चीजें देखी है जो अयोग्य आहार विहार के कारण उत्पन्न होती है। अगर चार्ट फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं तो अयोग्य आहार विहार, इसके नीचे आएगा, एक साइड में आएगा कि बलवान धातु और दूसरी तरफ में आएगा दुर्बल धातु। ओके, आपने आहार जो है वो अयोग्य किया है, नो डाउट, लेकिन एक साइड में है बलवान धातु और एक व्यक्ति में है दुर्बल धातु। जो बलवान धातु वाला व्यक्ति होगा उसमें दोष दूषित हुए हैं, लेकिन उस दोष दूषित होने के बाद भी दोषों की साम्य अवस्था टिकी हुई है। क्यों टिकी हुई है? क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर में जो धातु है वो सारवान है। अगर दूषित भी होते हैं, दुष्ट भी होते हैं, तो भी उसकी जो समूर्छना जो होती है वो दुष्ट होने के बाद भी धातु के साथ नहीं हो पाती है और उसके वजह से क्या हो जाएंगे, अपितु उस अच्छी सारवान धातु के कारण ये दोष है वो उसकी दुष्टि जो है वो कम की जाएगी। ओके, और उसकी वजह से दोष में साम्य अवस्था रहेगी और दोष साम्य अवस्था में रहेंगे तो व्याधि को प्रतिबंध होगा, किसी प्रकार की व्याधि उत्पन्न नहीं होगी। ओके, तो सारवान धातु की वजह से उसके व्याधि को प्रतिबंधित किया गया है, उसके शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न नहीं हो पा रही है। दूसरे साइड में अगर कोई दुर्बल धातु वाला व्यक्ति होता है तो उसके शरीर में दोष और दुष्यों की समूर्छना हो जाएगी। दूषित दोष जो है वो दुष्य को यानी धातु को और मल को जो असार है उसके साथ वो समूर्छना करने के लिए कैपेबल होते हैं और उसके साथ उसकी समूर्छना हो जाएगी और वहां पे व्याधि की निर्मित हो जाएगी। ओके, तो ये इस प्रकार की चीजें हमें दिखाई देती है असार धातु के कारण। ओके, इसके बाद हम इस अध्याय का 10वां पॉइंट देखते हैं, उत्तम वैदिक क्षमत्व षटक्रिया काल। तो इसके पूर्व में हम षटक्रिया काल देख चुके हैं, तो यहाँ पे उसी का थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट वैदिक क्षमत्व के साथ किस प्रकार से संबंधित होता है उसका तो संबंध आपको पता ही है, लेकिन क्या किस प्रकार से होता है, कहाँ पे वो पकड़ा जा सकता है, ये यहाँ पे वर्णन किया गया है। अयोग्य आहार विहार के कारण दोष वैषम्य होकर व्याधि निर्माण होने तक 6 अवस्थाओं का समावेश षटक्रिया काल में होता है। आपको पता है संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्ति भेद, ये उसके 6 टाइप्स होते हैं। षटक्रिया काल जब हमने देखा
तब हमने ये सब चीजें हम देख चुके हैं। तो अयोग्य आहार विहार जब होता है तो दोष वैषम्य होता है और उसके कारण व्याधि निर्मित होती है। ये चीजें हमने षट क्रिया काल में 6 अवस्थाओं में किस प्रकार से होती है ये देखा है। अब उसके अंतर्गत चय अवस्था में दोष बढ़कर आमाशय में, ग्रहणी में तथा पक्वाशय स्थान में जमा हो जाते हैं। जब चय अवस्था में दोष बढ़ते तो आपको पता है आमाशय में जो दोष जमा होगा तो वो कौन सा होगा, कफ दोष जमा होगा, क्योंकि कफ दोष के जो स्थान है उसमें आमाशय एक मुख्य स्थान है। उसके बाद ग्रहणी का मुख्य स्थान होता है, ग्रहणी किसका मुख्य स्थान है, तो पित्त का मुख्य स्थान है। तो ग्रहणी स्थान में पित्त जमा होगा और वात का प्रमुख स्थान होता है पक्वाशय, तो पक्वाशय में वात जमा होगा। ये अपने स्वस्थान में जमा होगी चय अवस्था में, प्रथम अवस्था में। उसके उपरांत फिर प्रकोप अवस्था में दोषों के कारण आमाशयादि स्थान पूर्णतः भर जाते हैं। जब प्रकोप अवस्था होती है, दूसरी अवस्था होती है, तो इस अवस्था में जो आमाशय स्थान पूर्ण तरीके से भर जाते हैं, यानी कफ दोष से आमाशय, पित्त दोष से ग्रहणी तथा वात दोष से पक्वाशय जो है ये पूरी तरीके से पूरित हो जाएंगे, भर जाएंगे, फुल हो जाएंगे। और उसके बाद तीसरी अवस्था स्टार्ट होगी, प्रसर अवस्था। प्रसर अवस्था में प्रकोपित दोष स्वस्थान छोड़कर संपूर्ण शरीर में फैलने लगते हैं। आपको पता है प्रसर अवस्था जो होती है उसमें जो दोष होते हैं वो अपना अपना स्थान में पूरी तरीके से भर चुके हैं और उसके बाद वो अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थानों में प्रवेश करने लगते हैं, इसीलिए उसको प्रसर यानी फैलने वाला ऐसा कहा गया है। प्रसर अवस्था में प्रकोपित दोष सब तरफ फैलने के बाद जब असार या दुर्बल अवयव के संपर्क में आते हैं तब स्थान संश्रय या चौथी अवस्था की शुरुआत होती है। जब ये प्रकोपित दोष, ये विकृत दोष प्रसर अवस्था में सब तरफ फैलने लगते हैं, तब अगर कहीं पे उसको असार धातु मिल जाता है, दुर्बल कोई अवयव होता है, तो उसके संपर्क में अगर वो आ जाता है तो वहां पे उसकी चौथी स्टेप जो षट क्रियाकाल की है, स्थान संश्रय, ये स्टार्ट हो जाती है। अगर शरीर में कहीं पे दुर्बल स्थान नहीं मिलेगा या असर धातु नहीं मिलेगा तो ये चीजें नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे बात होती है खवे गुणने की। शरीर में दोष है, उसकी निर्मित हुई, दूषित हुए किसी कारणवश, आहार विहार से दूषित हो गए, उसके बाद वो अपने स्थान में बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद अपना स्थान में पूरी तरीके से भर जाएंगे, उसके बाद वो फैलने लगेंगे। शरीर में जहां पे उसको खवे गुण प्राप्त हुआ, यानी शरीर में ऐसी कोई उसकी खाली जगह मिली जहां पे दुर्बलता होती है, खवे गुण यानी दुर्बलता, अगर वहां पे दुर्बलता होती है तो वहां पे वो अपनी जगह बना लेता है और वहां जगह बनाने के बाद वहां व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। वही रोग की चौथी अवस्था यानी व्याधि निर्मित की चौथी अवस्था स्थान संश्रय होती है षट क्रियाकाल के अंतर्गत। उत्तम धातु से निर्माण होने वाले अवयव बलवान होने पर वैदिक क्षमत्व उत्तम रहता है, वो उस कारण प्रकोपित दोष स्थान संश्रय अवस्था तक आते नहीं। अगर आपके धातु उत्तम है, अभी मैंने आपको वही बात कही, अगर आपके धातु उत्तम है तो उत्तम धातु से निर्माण होने वाले अवयव जो ऑर्गन बनेंगे वो भी उत्तम ही होंगे, बलवान रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, और वैदिक क्षमत्व होने पर वैदिक क्षमत्व उत्तम रहेगा। तो उस अवयव का जो वैदिक क्षमत्व रहेगा, उसकी जो रेजिस्टेंट पावर रहेगी, वो इम्यून सिस्टम उसकी पावरफुल रहेंगी, और उस कारण प्रकोपित दोष स्थान संश्रय अवस्था तक आ ही नहीं पाते। उसको खवे गुण नहीं मिलेगा ना, तो वो स्थान संश्रय कहीं भी कर ही नहीं पाएगा, उसको कोई जगह नहीं देगा तो वहां पे वो रुक नहीं पाएगा। कारण बलवान अवयव द्वारा दोष दुष्य समूर्छना को
विरोध किया जाता है। अगर वहां पे बलवान धातु है, बलवान अवयव है, तो उसके कारण जो दोष और दुष्य की संरचना होती है, जो दोष और दुष्य की रिएक्शन होती है, जो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होगी, क्योंकि वहां पे धातु, वहां पे अवयव ये बलवान है और उसका प्रतिकार किया जाएगा, उसका विरोध किया जाएगा, और इस कारण व्याधि उत्पत्ति नहीं होगी। अगर इस प्रकार से विरोध किया गया, अगर दोष दुष्य इसकी समूर्छना नहीं हुई, उसके बाद बीच जो रिएक्शन होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, उसको वहां पे किसी प्रकार का क्षय गुण नहीं मिला, धातु में असारता नहीं मिली, शरीर के अवयव में अगर दुर्बलता नहीं मिली, तो जो समूर्छना होनी चाहिए थी व्याधि उत्पत्ति के लिए, वो वहां पे नहीं हो पाएगी। और अगर उसकी रिएक्शन नहीं होगी, अगर दोष और दुष्य की समूर्छना नहीं होगी, दोष दूषित होने के बाद भी अगर धातु उत्तम होते हैं और मल उत्पन्न होते हैं, तो उसके साथ समूर्छना नहीं हो सकती है, और ये समूर्छना ना होने के कारण वहां पे वैधि की उत्पत्ति नहीं होती है। इसीलिए वैदिक क्षमत्व अगर आपका उत्तम रहा तो किसी भी प्रकार के रोग आपको छू भी नहीं पाएंगे। वैदिक क्षमत्व अच्छा नहीं होने पर मात्र स्थान संश्रय अवस्था में दोष दुष्य समूर्छना होकर व्याधि की निर्मित होगी। अगर आपकी धातु जो है वो असार है, अगर आपकी अवयव जो है उस धातु से बनने वाले वो भी बलहीन उत्पन्न होगी, अगर धातु ही असार है तो वैदिक क्षमत्व जो होगा उस अवयवों का वो अच्छा नहीं होगा। धातुओं की निर्मित के बाद जो सातवां धातु के बाद जो ओज बनता है वो योग्य नहीं बन पाएगा, उसकी वजह से वैदिक क्षमत्व अच्छा नहीं रहेगा। उसके कारण शरीर में जगह जगह पे उसको खवे गुण मिलेगा, खाली स्थान मिलेगा, और उसके वजह से दोष और दुष्य की समूर्छना होगी, और उसके कारण स्थान संश्रय ये षट क्रियाकाल की चौथी अवस्था वहां पे निर्मित हो जाएगी, वो होने के लिए उसको जगह मिल जाएगी। अब वैदिक क्षमत्व उत्तम होने पर षट क्रियाकाल के चय इस प्रथम अवस्था में ही दोष अल्प चिकित्सा से कम किए जा सकते हैं, या दोष वैषम्य अपने आप कम होकर दोष साम्य निर्मित होता है। अगर किसी व्यक्ति का वैदिक क्षमत्व उत्तम है तो वो उत्तम होने के कारण षट क्रियाकाल की जो पहली अवस्था होती है, उसी पहली अवस्था में हम कम मात्रा में हम चिकित्सा देकर उसको ठीक कर सकते हैं। अगर उस वक्त अपने पास पेशेंट आया तो हम उसको कम मात्रा में ही चिकित्सा देकर ठीक कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे आपको सिर्फ दिनचर्या का पालन करना है, आपको ऋतुचर्या का पालन करना है। यही चीजें हम अगर करते हैं तो जो बताया गया है कि ऋतुमानों अनुसार किस धातु की वृद्धि होती है, क्षय होता है, उसी के अनुसार बताया गया है कि ऋतुमानों के अनुसार आपने अपने जीवन काल में किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए, दिन के समय अनुसार आपने अपने दिन कर्मों में ऋतुओं के अनुसार किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए, किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए। यही चीजें आपको दिनचर्या और ऋतुचर्या में बतलाई गई है। यही चीजें अगर आप ठीक से करते हो तो उसके कारण चय अवस्था में आपके दोष ठीक हो जाएगी। और अगर वैषम्य किसी कारण हो भी गए तो वो अपने आप साम्य अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो धातु है सारवान है, वहां पे वैदिक क्षमत्व आपका उत्तम होता है। और ये जब वैदिक क्षमत्व उत्तम होता है, सारवान होता है, उस वक्त वहां पे किसी भी प्रकार की व्याधि शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि आपके शरीर में पहले से ही दोषों की समान अवस्था जो है वो मेंटेन की जाएंगी। धातु सारवान होने के कारण, उससे बनने वाले अवयव सारवान होने के कारण वैदिक क्षमत्व, इम्यूनिटी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अभी पैंडेमिक में भी किसी व्यक्ति को व्याधि से एक्सपोज होने के बाद भी डिजीज क्यों नहीं होता है, तो उसका वैदिक क्षमत्व उत्तम है। यहाँ पे दोनों वैदिक क्षमत्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शारीरिक के साथ साथ मानसिक वैदिक क्षमत्व। आपकी शारीरिक चीज तो चाहिए, यानी धातु सारवान चाहिए, उसके बाद फिर मल सारवान चाहिए, इसकी साम्य अवस्था तो चाहिए। उसके साथ साथ अगर मेंटेलिटी स्टेबल है, सत्व
ज्यादा होता है। हमने सत्व इसके अंतर्गत इसके पहले पढ़ा है। तो सत्व अगर योग्य होता है, सात्विकता अगर होती है, यानी मन अच्छे से कार्य करता है, पॉजिटिवनेस रहेगा, तो उसके वजह से हमें किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं होगी। तो वैदिक क्षमता उत्तम रहने के लिए शारीरिक तथा मानसिक दोनों चीजें योग्य रहना आवश्यक होता है। अगर ये दोनों योग्य रहती है, योग्य धातु सारवान रहते हैं, मल अच्छे रहते हैं उससे निर्मित होने वाले, उसमें कोई विकृति नहीं होती है, और मानसिक भी प्रबलता होती है, तो वहां पे उस कारण वैदिक क्षमत्व उत्तम रहता है और व्याधि की उत्पत्ति शरीर में नहीं होती है। उसके बाद अंत में हम इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तम वैदिक क्षमत्व निर्माण करने वाले घटक। अब उत्तम वैदिक क्षमत्व हमने इसके पहले तो वही देख रहे थे। अब इसमें शॉर्ट में बताया गया है कि किस कारणों की वजह से आपका वैदिक क्षमत्व उत्तम रहेगा। ये तो सभी पॉइंट हम देख चुके हैं, यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है कि कुछ पॉइंट बताया गया है कि धातु पोषक आहार। यहाँ पे 6 पॉइंट बतलाया गया है। सबसे पहले बतलाया गया धातु पोषक आहार। आपका जो आहार होता है वो आपका आहार सप्त धातुओं का पोषण करने वाला चाहिए। ऐसा चाहिए कि उसके कारण आपके जो सातों धातु होते हैं वो सारवान उत्पन्न होने चाहिए। अगर इस प्रकार से सारवान धातु उत्पत्ति करने वाले आहार का आपका सेवन रहेगा, तो जिस भी धातु को सारवान करने वाला आपका आहार रहेगा तो उस धातु को सारवान करेगा। अगर आपका आहार सप्त धातु को सारवान करने वाला रहेगा तो आपके सातों के सातों धातु का पोषण अच्छे से होगा। तो इसीलिए धातु का पोषण करने वाला आहार होना चाहिए। और आहार लेने के बाद भी बात होती है उसका पाचन होना चाहिए। तो उसके लिए पॉइंट नंबर 2, जाठर अग्नि की साम्य अवस्था। क्योंकि आपको पता है 13 अग्नियां हैं। अगर ये पहली अग्नि जाठर अग्नि अगर आपकी साम्य अवस्था में रहेगी तो योग्य आहार विहार लेने के बाद उसका पाचन अच्छे से होके आहार रस अच्छा बनेगा। अच्छा आहार रस बनेगा तो उसके बाद पांचभौतिक अग्नि की क्रियाएं उसके ऊपर अच्छे से होगी। और जाठर अग्नि और पंचभौतिक अग्नि अच्छे होने के बाद जो धातु है उसकी अग्नि भी अगर अच्छी रहेगी तो उसकी वजह से उत्तम तरह की धातु की निर्मित होगी और वहां पे उत्तम धातु सारता निर्माण होगी। ये पॉइंट नंबर 3 हो जाता है कि अगर इस प्रकार की चीजें रहेगी तो उसकी वजह से उत्तम धातु सारता निर्माण होगी। और उसके लिए दोषों का अगर हमें सहारा चाहिए तो पॉइंट नंबर 4 होता है प्राकृत कफ दोष। प्रकृत कफ दोष हमने इसके पहले देखा है। और प्राकृत कफ दोष ही क्यों कहा है, देखा है कि सभी के सभी जो दोष होते हैं और ये होना है, सभी के सभी जो धातु होते हैं, रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, पुरीश, मूत्र, इनकी आश्रय संबंध जो होता है वो कब के साथ होता है। इसीलिए प्राकृत कफ दोष कहा गया है, जो वादिक क्षमत्व के लिए उत्तम होता है। क्योंकि ओज का जो आश्रय संबंध होता है वो भी कफ दोष के साथ होता है। इसीलिए यहाँ पे ये हाइट स्टेज में हमें याद रखना है कि पित्त और वात दोष इसकी ये भी प्राकृत अवस्था होना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पे मेनली किसको ये किया गया है, शो किया गया है कफ को, क्योंकि यहाँ पे हम वैदिक क्षमत्व देख रहे हैं। वैदिक क्षमत्व हम ओज को कहते हैं। ओज का जो आश्रय संबंध होता है वो कफ के साथ होता है। इसीलिए आपका कफ दोष प्राकृत होना चाहिए। और लास्ट में दो पॉइंट कि ओज वो उत्तम मनोबल। तो अगर आपके शरीर की अग्नि अच्छी है, अगर आपका आहार अच्छा उत्पन्न हो रहा है, तो आहार का पाचन होने के कारण जो धातु है वो अच्छे से बन रहे हैं, उत्तम सारवान बन रहे हैं, प्राकृत अवस्था में कफ दोष, तो उसके कारण जो बनने वाला ओज होता है, सातवें धातु के बाद उत्पन्न होने वाला वो ओज है, वो प्राकृत बनेगा। उसमें किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होगी और उसके कारण वही वैदिक क्षमत्व होता है, तो वो अच्छे से रहेगा। और आखिरी में मैंने कहा कि दोनों चीजें होती है, ये फिजिकल स्टेट पे भी होना चाहिए और मेंटल स्टेट पे होना चाहिए। तो आखिरी में कहा है उत्तम मनोबल। आपका जो सत्व होता है वो आपका सत्व प्रवर सत्व होना चाहिए, उत्तम मनोबल होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, किसी भी चीज को हंस के
देखने की या उससे लड़ने की टेंडेंसी होनी चाहिए। इस प्रकार का अगर पॉजिटिव अप्रोच रहेगा तो उसको उत्तम मनोबल कहते हैं। ये उत्तम मनोबल रहेगा, ये 6 चीजें अगर आपकी रहेगी तो आपका वैदिक क्षमत्व जो होगा वो उत्तम बनेगा। तो ये उत्तम वैदिक क्षमत्व निर्माण करने वाले घटक होते हैं। ओके, तो ये अगर रहेंगे तो किसी प्रकार की वैदिक उत्पत्ति वहां पे नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमारा वैदिक क्षमत्व ये टॉपिक समाप्त हो गया है। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हमने देखा कि उत्तम वैदिक क्षमत्व और दोष वैषम्य में क्या होता है। दोष वैषम्य निर्माण होने के मुख्य कारण अयोग्य आहार, अयोग्य विहार, उसके बाद वैदिक क्षमत्व दोष दुष्य समूर्छना, उसके बाद असार धातु से वैदिक क्षमत्व कम होने के कारण किस प्रकार से वैदिक उत्पत्ति होती है, हमने ये देखा। उसके बाद देखा कि षटक्रिया काल के साथ वैदिक क्षमत्व का क्या संबंध होता है, और एंडिंग में देखा कि सार रूप में उत्तम वैदिक क्षमत्व निर्माण करने वाले घटक क्या होते हैं। तो इस टोटल अध्याय में हमने देखा कि आयुर्वेद के अनुसार किस प्रकार से वैदिक क्षमत्व होता है, ये हमने देखा। तो अभी हम देख लेते हैं इस अध्याय के अंतर्गत के महत्वपूर्ण श्लोक। तो सबसे पहले वैदिक क्षमत्व की व्याख्या का जो श्लोक आया था चक्रपाणी टीका, चरकसूत्र स्थान 28/7, चरकसूत्र स्थान के टीका के अंतर्गत का चक्रपाणी का वैदिक क्षमत्व व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति। ओके, उसके बाद हमने स्वस्थ की व्याख्या देखी थी सुश्रुत संहिता के अनुसार, सुश्रुत सूत्र स्थान 15/48, समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मा इंद्रिय बना स्वस्थ इत विधीयते। ये श्लोक आपको हर जगह काम में आएगा, इस साल, अगले साल, उसके अगले साल, उसके बाद जहाँ भी आयुर्वेद के बारे में इंट्रोडक्शन देना हो, अगर आयुर्वेद की महानता बतानी हो, आयुर्वेद को आपको मॉडर्न के साथ कोरिलेट करना हो, तो हर जगह पे ये आप व्याख्या वहां पे लगा सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि रिमार्केबल और इम्पोर्टेंट व्याख्या है ये आयुर्वेद के अंतर्गत की। उसके बाद जो चरक सूत्र स्थान 28/7, चरक सूत्र स्थान के 28 से 7वां श्लोक, आयुर्वेद के अनुसार दुर्बल शरीर के व्यक्ति शरीरानी च अति स्थूलानी अति कृशांनी निविष्टन मांस शोणित स्थिनी दुर्बलान्य साथ में आहार उपचित अल्पाहारांनी सत्वानी विपरीतानी पुनर्वैधि सहानी। तो ये श्लोक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद के बहुत सारे पॉइंट जो होते हैं वो इसी के ऊपर अवलंबित है, इसीलिए ये श्लोक जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने अष्टोनिंदित पुरुष देखे। उस अष्टोनिंदित पुरुष के जो 8 निंदित पुरुष है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स आ सकती है। तो उसके अनुसार जो चरकसूत्र स्थान 21/3 जो उसी अध्याय का श्लोक है, इह खलु शरीरम अधिकृत्य अष्टो पुरुषा निंदिता भवति तद्यथा अति दीर्घच्च अति रसवच्च अति लोमाच अलोमाच अति कृष्णच अति गौरवच अति स्थूलच अति कृषित। ये श्लोक यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद ये महत्वपूर्ण इस अध्याय का श्लोक है बल के प्रकार, चरक सूत्र स्थान 11/36, त्रिविधम बलमिति सहजम कालजम युक्तिकृतम। उसके बाद सहज के बारे में कहा है, सहजम यच्छरी सुतो प्राकृतम, कालज के बारे में कहा कालकृतम मृत्यु विभागजम वैकृतम च, और युक्तिकृत के बारे में कहा है युक्तिकृतम पुनस्तद यद आहार चेष्ट योगजम। तो ये बल के बारे में जो कहा है वो श्लोक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर बल वृद्धि कर भाव, ये श्लोक भी आप कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिया गया है, इसीलिए
ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। बलवृद्धिकर स्मृति भावा भवन्ति तद्यता बलवंत पुरुषो देशे जन्म बलवंत पुरुष कालेच सुखच काल योग बीज क्षेत्र गुण संपन्नच आहार संपन्नच शरीर संपन्नच सात्म्य संपन्नच सत्व संपन्नच स्वभाव संसिद्ध यौवनम च कर्म च सहर्षित चरक्षारिस्थान 6/13। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन बल वृद्धि करके जो इम्पोर्टेंट 13 भाव है ये बताया, तो ये आप श्लोक कर सकते हो। उसके बाद जो आपने आज एक श्लोक देखा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1/20 रोगस्थ दोष वैश्य में दोष साम्य आरोग्यता, तो ये शॉर्ट इजी और इम्पोर्टेंट श्लोक है। और जो कहते कहते मैंने एक बात कही कि दोष दुष्य संरचना जनित तो व्याधि, तो ये तो बार बार आएगा कि दोष दुष्य की संरचना होती है तो उसकी वजह से व्याधि की निर्मित होती है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के समान है। तो इतने श्लोक इस अध्याय के अंतर्गत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो लगभग ये अध्याय के सभी पॉइंट हमने कवर किए हैं और आपको समझ गया हो। ओके, थैंक यू। तो आज का लेक्चर समाप्त।